वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 2 को, जिसके फर्स्ट सीजन में हमने देखा था कि स्क्विड गेम जो कि कोरिया में खेले जाने वाला बच्चों का एक गेम होता है, लेकिन फिर कुछ अल्ट्रा रिच लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए उसे डेथ गेम में बदल दिया, जहां वो हर साल 456 लोगों को एक आइलैंड पर लाते और उन्हें बिलियन ऑफ वॉन्स का लालच देकर वो डेथ गेम खिलवाते। और उन्हीं लोगों में शामिल होता है हमारी स्टोरी का लीड कैरेक्टर सियोंग, जिसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था। वहीं कर्ज में डूबा सियोंग, जिसके पास अपनी बीमार मां के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर एक दिन मेट्रो स्टेशन पर वो सूट बूट पहने एक आदमी से मिलता है, जो कि उससे कहता है कि तुम कुछ गेम्स खेलकर काफी सारे पैसे कमा सकते हो। जिसके बाद सियोंग उन गेम्स को खेलने जाता है और तभी वो देखता है कि उसी की तरह 455 लोग और भी यहाँ उन गेम्स को खेलने आए हैं। जिसके बाद गेम जैसे ही स्टार्ट होता है कि तभी उन सभी लोगों को पता चलता है कि ये कोई बच्चों वाली गेम नहीं है, बल्कि रियल में डेथ गेम है। वहीं सियोंग, जो कि एक एक करके उन सभी गेम्स को जीत जाता है, जिससे उसके पास अब पूरे 45.6 बिलियन वॉन होते हैं। लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी वो उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता था कि ये सारे पैसे उस गेम में मरे 455 लोगों के खून से रंगे हैं। लेकिन फिर एक दिन उसे पता चलता है कि इस गेम को कुछ अल्ट्रा रिच लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। ये सुनकर सियोंग को काफी बुरा लगता है। वहीं उसकी वाइफ, जो कि उसकी बेटी के साथ यूएस में शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए सियोंग भी ये फैसला करता है कि वो अपनी बेटी के पास जाएगा। लेकिन सियोंग जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर आता है कि तभी उसे वहां रिक्रूटर दिखाई देता है, जो कि अगले गेम के लिए लोगों के साथ ताकची खेल रहा था। सियोंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भी जाता है, लेकिन तब तक वो रिक्रूटर मेट्रो में बैठकर वहां से निकल जाता है। और तभी सियोंग ये डिसाइड करता है कि वो फिर से उस गेम को नहीं होने देगा, क्योंकि अगर वो गेम फिर से खेला गया तो ना जाने इस बार पैसों के लालच में कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे। और यहीं से सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसमें सियोंग फ्रंटमैन को कॉल करके उससे कहता है कि वो उसकी और उसके सभी साथियों की सच्चाई सभी के सामने लाकर ही रहेगा। जिस पर फ्रंटमैन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए था। लेकिन सियोंग अब अपनी बेटी के पास ना जाकर सियोल में ही रुकने का फैसला करता है। और साथ ही फ्रंटमैन की बातें सुनकर वो ये समझ गया था कि वो लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसलिए वो सबसे पहले एक वॉशरूम में जाता है, जहां उसे उसकी बॉडी में एक ट्रैकर मिलता है और इसी की मदद से वो लोग सियोंग पर नजर रखते थे। जिसके बाद हम जुनहो को देखते हैं, जिसे उसी के भाई यानी कि फ्रंटमैन ने शूट करके पानी में गिरा दिया था। और जुनहो पिछले एक साल से कोमा में था, जिसे अभी अभी होश आया है। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है और तभी हम एक बिल्डिंग के अंदर सियोंग को देखते हैं, जिसने 2 साल पहले इस पूरी बिल्डिंग को ही खरीद लिया था उस रिक्रूटर को ढूंढने के लिए। लेकिन अभी तक वो उस रिक्रूटर को ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद सियोंग के पास मिस्टर किम नाम का वही बंदा आता है, जिससे सियोंग ने फर्स्ट सीजन में काफी सारे पैसे उधार लिए थे। लेकिन अब क्योंकि सियोंग के पास काफी सारे पैसे होते हैं, इसलिए उसने किम का सारा कर्ज उतारकर उसे काम पर रख लिया था। और पिछले 2 साल से सियोंग किम के साथ मिलकर रिक्रूटर को ढूंढ रहा है। जिसके बाद सियोंग किम से कहता है कि 3 साल पहले रिक्रूटर ने उसे इसी टाइम वो कार्ड दिया था, और अगर वो गेम अब भी चालू है तो रिक्रूटर नए प्लेयर्स को वो कार्ड देने जरूर आएगा। इसलिए उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका यही है। और इस काम के लिए सियोंग किम को काफी सारे पैसे भी देता है। जिसके बाद किम अपने साथियों के पास जाकर उन्हें ये सारी बातें बताता है, लेकिन उसके साथियों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता। और तभी वो किम से कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई लोगों को बच्चों की गेम खिलाकर उन्हें मार रहा है। मगर तभी किम उनसे कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें इतने सारे पैसे नहीं देता। जिसके बाद किम उन्हें बताता है कि अगर हमने उस रिक्रूटर को ढूंढ लिया
तो सियोंग हमें पूरे 1 बिलियन वॉन देगा। ये सुनकर तो उसके सभी साथी ये काम करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुनहो पर, जिसने अपने ऑफिसर की जॉब को छोड़ दिया था और अब वो एक ट्रैफिक हवलदार होता है, जो कि अब हेलमेट ना पहनने वाले लोगों का चालान काटता है। लेकिन तभी उससे मिलने उसका एक साथी आता है, जो कि उससे फिर से उसकी पुरानी जॉब पर वापस आने के लिए बोलता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जब जुनहो को होश आया था तो उसने अपने साथियों को उस गेम के बारे में सारी बातें बताई थी कि एक हिडन आइलैंड पर लोगों को काफी सारे पैसों का लालच देकर डेथ गेम खिलवाई जाती है। लेकिन कोई भी सबूत ना होने पर उसके साथी उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि जुनहो ने जो सबूत उस आइलैंड से भेजे थे वो उसके साथियों के पास पहुंचे ही नहीं। और तभी उसका साथी उससे कहता है कि तुम्हें जिसने गोली मारी थी, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? लेकिन उस टाइम जुनहो अपने साथियों को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उस पर गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई ने चलाई थी, जिसे वो वहां बचाने गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहो पाक नाम के एक बोट ड्राइवर के साथ उस सीक्रेट आइलैंड को ढूंढने के लिए जाता है, जहां वो डेथ गेम खिलाई जाती है। और पाक कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने आज से 3 साल पहले जुनहो की जान बचाई थी। और पिछले 2 साल से जुनहो पाक के साथ मिलकर उस हिडन आइलैंड को ढूंढ रहा है। वहीं ये सब देखकर पाक जुनहो से कहता है कि जिस जगह मुझे तुम्हारी बॉडी मिली थी उस जगह के पास जितने भी आइलैंड थे, हमने उन सभी को देख लिया है। और अगर वो आइलैंड वहां होता तो वो अब तक हमें मिल जाता, इसलिए अब हमें उस आइलैंड को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। वहीं पाक की ये बातें जुनहो को भी कहीं ना कहीं ठीक लगती है, इसलिए वो भी ये फैसला करता है कि वो उस आइलैंड को अब नहीं ढूंढेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम पर, जिसने सियोंग के कहने पर और भी काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि सियोंग किसी भी तरह इस बार उस रिक्रूटर को ढूंढना चाहता था। जिसके बाद किम अपने सभी पंटरों को बताता है कि उन्हें मेट्रो स्टेशन पर जाकर सूट बूट पहने एक ऐसे इंसान को ढूंढना है, जो कि लोगों के साथ ताकची खेलकर उन्हें 10,000 वॉन देता है और साथ ही अपना एक कार्ड भी। और जो भी उसे सबसे पहले ढूंढेगा उसे इनाम में पूरे 500 मिलियन वॉन दिए जाएंगे। ये सुनकर वो सभी पंटर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो सभी रिक्रूटर को ढूंढने के लिए मेट्रो स्टेशन चले जाते हैं और सुबह से शाम तक वो पूरे स्टेशन और ट्रेन में रिक्रूटर को ढूंढने लगते हैं। और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं, मगर वो सभी अभी भी उस रिक्रूटर को ढूंढ नहीं पाए थे। मगर एक दिन जब किम अपने साथी ली से स्टेशन पर बैठकर बात कर रहा होता है कि तभी उन्हें एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। और तभी वो अपने सामने उसी सूट बूट वाले बंदे को देखते हैं, जिसे वो पिछले 2 साल से ढूंढ रहे थे। जिसके बाद वो इसके बारे में सबसे पहले सियोंग को बताते हैं कि उन्हें वो रिक्रूटर मिल गया है और वो यहाँ वही ताकची वाला गेम खेल रहा है। जिस पर सियोंग उनसे कहता है कि तुम उसके पास मत जाना, तुम बस उसका पीछा करो। वहीं हम रिक्रूटर को देखते हैं, जो कि अब एक शॉप में जाकर काफी सारे बन और लॉटरी के स्क्रैच कार्ड को खरीद लेता है। जिसके बाद वो एक पार्क में जाकर वहां मौजूद गरीब लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखता है, जिसमें वो या तो ब्रेड ले सकते हैं या फिर लॉटरी का वो स्क्रैच कार्ड। और तभी हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग लॉटरी के कार्ड को ही लेते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, लेकिन उनमें से किसी की भी लॉटरी नहीं लगती। वहीं किम और ली ये देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आदमी क्या करना चाहता है। जिसके बाद रिक्रूटर उन सभी ब्रेड को जमीन पर गिरा देता है और अपने पैरों से उन सभी ब्रेड पर कूद कूद कर उन्हें खराब कर देता है। और वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उसने उन्हें मौका दिया था, लेकिन सभी लोगों ने ब्रेड को ना लेकर अपनी किस्मत को चुना। इतना कहकर रिक्रूटर वहां से चला जाता है और तभी किम और ली भी रिक्रूटर के पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं, जो कि रिक्रूटर के पास आने के लिए अपनी गाड़ी को काफी तेज स्पीड में चलाने लगता है, जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रुकने के लिए बोलती है। वहीं हमेशा ही गाड़ियों का चालान जुनहो ही काटता है, जिससे वो अब बोर हो चुका था। इसलिए इस बार वो चालान के लिए अपने साथी को भेजता है और वो जैसे ही सियोंग का चालान काटता है कि तभी सियोंग बिना कुछ बोले अपना चालान लेकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर जुनहो को कुछ गड़बड़ लगती है,
इसलिए वो उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने ऑफिस आता है, जहां उसे पता चलता है कि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वही प्लेयर 456 है जिसे उसने उस गेम में देखा था। जिसके बाद हम किम और ली को देखते हैं जो कि अभी भी रिक्रूटर का पीछा कर रहे थे, और अब क्योंकि सियोंग उनके पास नहीं आया था इसलिए वो दोनों ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिक्रूटर वहां पर उन दोनों की ही बैंड बजा देता है, और जब सियोंग वहां पहुंचता है तो उसे किम और ली वहां पर नहीं मिलते, क्योंकि रिक्रूटर उसके आने से पहले ही उन्हें वहां से ले गया था। जिसके बाद हम किम और ली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे, और तभी रिक्रूटर उनसे कहता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम रशियन बुलेट है। दरअसल इस गेम में होता ये है कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली डाली जाती है और बारी बारी से सभी के ऊपर गोली चलाई जाती है। जिसके बाद रिक्रूटर उनसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलता है, और इसमें जो भी हारेगा उस पर गोली चलाई जाएगी। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं मरता, इसलिए रिक्रूटर बंदूक में एक की जगह 5 गोलियां डाल देता है। जिसके बाद जैसे ही गेम स्टार्ट होता है कि तभी किम ली को बचाने के लिए खुद ही हार जाता है, और तभी रिक्रूटर किम को शूट करके मार देता है। जिसके बाद हम जुनहो को देखते हैं जो कि गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालकर उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां किम अपने पंट्रो को रिक्रूटर के बारे में बता रहा था। और जुनहो जब ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि सियोंग भी उस गेम को रुकवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग जैसे ही होटल वापस आता है कि तभी वो अपने सामने रिक्रूटर को देखता है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। मगर तभी रिक्रूटर सियोंग से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। जिस पर सियोंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि मौत का वो गेम अभी भी चालू है, लेकिन अब मैं उस गेम को बंद करवा कर ही रहूंगा। ये सुनकर रिक्रूटर हंसते हुए कहता है कि क्या उससे पहले तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे। और तभी उन दोनों के बीच भी रशियन रोलेट गेम शुरू होता है, जिसमें बंदूक में मौजूद एक गोली उन दोनों की ही किस्मत तय करेगी कि आज यहाँ पर कौन बचेगा और कौन यहाँ पर मारा जाएगा। और इसी तरह 4 बार ट्रिगर दबाया जाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। वहीं 5वां राउंड सियोंग का आता है और इस बार भी गोली नहीं चलती। मतलब अब रिक्रूटर का मरना तय था। जिसके बाद सियोंग रिक्रूटर से कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन रिक्रूटर जो कि रूल्स का एकदम पक्का होता है वो अपनी गन उठाता है और अपने आप को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सियोंग जैसे ही उसकी जेब को चेक करता है कि तभी उसे उसमें एक कार्ड मिलता है जिसकी मदद से वो फ्रंट मैन तक पहुंच सकता था। और तभी हम वहां जुनहो को देखते हैं जो कि उस होटल के पास पहुंच चुका था, मगर तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। जिसके बाद वो सीधा होटल के अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो एक रूम में आता है कि तभी उसे वहां पर किम का साथी ली मिलता है जिसे उस रिक्रूटर ने बांध रखा था। जिसके बाद जुनहो सीधा सियोंग के पास जाता है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ली वहां आकर उसे बेहोश कर देता है, और तभी वो देखता है कि रिक्रूटर मर चुका है। जिसके बाद वो सियोंग को बताता है कि जब मैं और किम इसका पीछा कर रहे थे तो इसने हमें पकड़ लिया, जिसके बाद इसने हमारे साथ एक डेथ गेम खेला जिसमें मुझे बचाने के लिए किम हार गया और फिर इसने उसे मार दिया। जिसके बाद सियोंग जुनहो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। जिस पर जुनहो सियोंग से कहता है कि उसे उस आइलैंड पर जाना है जहां वो डेथ गेम खिलाई जाती है। वहीं ये सुनकर सियोंग जुनहो से कहता है कि तुम्हें उन गेम्स के बारे में कैसे पता चला। तो जुनहो सियोंग से कहता है कि 2016 में मेरा भाई भी वो गेम खेलने के लिए गया था और तब से वो आज तक वापस नहीं आया, और जब 3 साल पहले मैं उस आइलैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कैसे वो लोग उन गेम्स को खिलाकर मासूम लोगों को मार देते हैं और मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स को निकालकर बेच देते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह उस गेम को रुकवाना चाहता हूँ। वहीं जुनहो की ये सारी बातें सुनकर सियोंग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिसके बाद वो उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जहां उसने अपना गेम में जीता हुआ पूरा पैसा रख रखा था। जिसके बाद सियोंग उन्हें दिखाता है कि उसने पिछले 2 साल में ब्लैक मार्केट से काफी सारी गन्स भी खरीद ली थी उन लोगों से लड़ने के लिए।
और इसी के साथ उसने एक रूम भी बनाया था जहां वो गन्स को चलाने की प्रैक्टिस करता था। जिसके बाद सियोंग ली से कहता है कि उसे कुछ और लोग चाहिए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी की एक और लीड कैरेक्टर नायोन की तरफ, जो कि नॉर्थ से किसी तरह भागकर साउथ आ गई थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी वहीं छूट गई थी और इस टाइम उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, इसलिए वो कार में ही सोया करती थी। वहीं अगले दिन हम एक पार्क को देखते हैं जहां अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने लोग वहां मौजूद बच्चों को हंसा रहे थे और उन्हें कैंडी दे रहे थे। और तभी हम वहां एक बच्ची को देखते हैं जिसे कोई भी कैंडी नहीं दे रहा था, लेकिन तभी एक बनी रैबिट आकर उसे भी कैंडी दे देता है, जिससे वो बच्ची काफी खुश होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो बनी रैबिट कोई और नहीं बल्कि नायोन होती है, जो कि वहाँ जॉब करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस बच्चे को नायोन ने कैंडी दी थी वो उसके लिए एक ड्राइंग बना कर लाती है, लेकिन तभी उसका एक साथी बिना मास्क के ही रूम में आ जाता है। और जब नायोन उसे देखती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सभी रियल में होते हैं। और तभी उसका पिता उसे आकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद नायोन का साथी उन सभी को बताता है कि इस बच्ची को ब्लड कैंसर है और इसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसका इलाज करवा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुनहो पर, जिसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता चला। वही जुनहो तो जानता था कि उसका भाई कुछ अमीर लोगों के कहने पर हर साल हजारों लोगों को गेम खिलवाकर मरवा देता है, लेकिन ये बात वो अपनी माँ को नहीं बता सकता था। इसलिए वो उनसे कहता है कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसे वापस आना होता तो वो अब तक आ जाता। वहीं अगले सीन में हम सियोंग को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड सांगवू की मॉम को देखने आता है कि वो ठीक है भी या नहीं। और तभी हम वहां सांगवू की मॉम के साथ सीबियोक के भाई को देखते हैं, जो कि अब उन्हीं के साथ रहता है, क्योंकि फर्स्ट सीजन में सियोंग और सीबियोक ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेंगे। जिसके बाद हम नायोन को देखते हैं जो कि एक पर्सन के पास आती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी जो कि काफ़ी छोटी है वो साउथ में ही रह गई है, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और उसके बदले तुम जितने भी पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि नायोन अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी को याद कर रही होती है और तभी एक आदमी उसके पास आकर उसे भी स्क्विड गेम का कार्ड देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सुबह होने पर हम फिर से उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कैंडी लेने के लिए वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसे कोई भी कैंडी नहीं देता, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। और तभी वहां पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहीं नायोन को जब ये पता चलता है तो वो उस बच्ची को देखने हॉस्पिटल आती है, जहां वो बच्ची अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, क्योंकि उसके इलाज के लिए उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो कि उस होटल में एक डॉक्टर को बुलाकर अपने असली दांत को निकलवाकर एक नकली दांत लगवा लेता है, जिसमें ट्रैकर लगा होता है, ताकि जब स्क्विड गेम वाले सियोंग को फिर से उसे उस आइलैंड पर लेकर जाएं तो ये लोग उस ट्रैकर की मदद से सियोंग की लोकेशन को ट्रैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने कांटेक्ट से वहां काफी सारे सोल्जर को बुला लेता है जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, और अब सियोंग इन्हीं की मदद से उस गेम को रुकवाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम नायोन को देखते हैं जो कि उस गेम को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो एक जगह आकर वहां खड़े कंटेनर में जाती है और 11 नंबर की ड्रेस को पहन लेती है, और तभी हमें पता चलता है कि नायोन गेम में प्लेयर नहीं बल्कि सोल्जर बनकर जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अब उस एड्रेस पर पहुंच गए थे जो उन्हें रिक्रूटर की जेब से मिला था, और अब सियोंग ली के साथ उस क्लब के अंदर जाता है। वहीं जुनहो और बाकी सब बाहर रुककर नजर रखते हैं, मगर तभी जुनहो वहां दो स्क्विड गेम के सोल्जर्स को देखता है, जिसके बाद वो उनके पीछे उस क्लब में आता है। लेकिन तब तक वो सोल्जर ली को बेहोश करके सियोंग को अपने साथ
साथ ले जा चुके थे। मगर तभी जुनहो उस गाड़ी को देख लेता है जिसमें सियोंग होता है और अब वो सभी उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। वहीं सियोंग भी देखता है कि उस गाड़ी में फ्रंटमैन तो है ही नहीं, जिससे उसका फ्रंटमैन को पकड़ने का पूरा प्लान खराब हो चुका था। लेकिन वो ये बात अपने साथियों को नहीं बता सकता था और तभी फ्रंटमैन एक डिवाइस की मदद से सियोंग से बात करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो सियोंग उससे कहता है कि वो इस गेम को बंद कर दे जिसमें ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं। जिस पर फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि इस गेम को खेलने के लिए लोग अपनी मर्जी से आते हैं और तभी फ्रंटमैन के लोग सियोंग के साथियों की गाड़ी को पंचर कर देते हैं, जिससे वो लोग अब इनका पीछा नहीं कर पाते। वहीं ये सब देखकर सियोंग फ्रंटमैन से कहता है कि वो फिर से उस गेम को खेलना चाहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सके। वहीं ये सुनकर फ्रंटमैन काफ़ी खुश होता है और तभी वो उस गाड़ी में बेहोशी की गैस छोड़कर सियोंग को बेहोश कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि जुनहो उस ट्रैकर की मदद से अपने साथियों और बोट के कैप्टन के साथ उस आइलैंड को ढूंढने के लिए जाने लगता है जहां वो लोग सियोंग को लेकर गए थे, क्योंकि अगर उन्हें वो आइलैंड मिल गया तो वो उन डेथ गेम को रुकवा सकते हैं। जिसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जिसकी आंख उसी गेम हॉल में खुलती है और तभी वो देखता है कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं और पिछली बार की तरह फिर से उसे वही ग्रीन सूट पहना दिया गया था और साथ ही उसका नंबर भी वही रखा गया था, यानी कि 456। मतलब इस बार भी इस गेम को खेलने के लिए 456 प्लेयर आए थे। वहीं हम सभी प्लेयर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर उन्हें कहाँ लाया गया है और उन्हें किस तरह की गेम खिलवाई जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए पिंक सूट पहने कुछ सोल्जर उनके पास आते हैं और तभी चौकड़ी वाला सोल्जर उन सभी प्लेयर्स का वेलकम करता है और उन सभी से कहता है कि यहाँ आपको 6 दिन 6 अलग अलग गेम खिलवाए जाएंगे और जो भी प्लेयर्स इन सभी गेम्स को जीत लेता है उसे पूरे 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। ये सुनकर सभी प्लेयर्स एकदम शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्लेयर कहता है कि तुम हमें यहाँ बेहोश करके लाए हो तो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करें, और साथ ही तुमने हमारे कपड़े और महंगे फोन लेकर ये सस्ते कपड़े हमें पहना दिए। वहीं ये सुनकर सोल्जर उन सभी को उनकी सच्चाई दिखाता है और उनसे कहता है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है जिसे चुकाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आप गेम में हिस्सा लेते हो और सभी गेम जीत जाते हो तो आप यहाँ से पूरे 45.6 बिलियन वॉन ले जा सकते हो। लेकिन तभी सियोंग कहता है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर यहाँ से जाना चाहे तो क्या वो यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर गार्ड उन सभी को बताता है कि हर गेम कंप्लीट होने के बाद वोटिंग की जाएगी और अगर मेजॉरिटी प्लेयर यहाँ से जाना चाहें तो वो यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद सभी प्लेयर कंसेंट फॉर्म पर साइन करते हैं और तभी हम एक प्लेयर 333 को देखते हैं जिसका नाम म्योंगी होता है। दरअसल म्योंगी एक यूट्यूबर होता है जिसका यूट्यूब पर ट्रेडिंग का एक चैनल होता है MG कॉइन करके, और कुछ दिन पहले म्योंगी ने अपने सब्सक्राइबर को एक कॉइन पर पैसा लगाने के लिए बोल दिया था कि इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। मगर जितने भी लोगों ने उस टाइम उस कॉइन पर पैसा लगाया था उन सभी के पैसे डूब जाते हैं और उन्हीं में शामिल होता है पर्पल हेयर वाला एक प्लेयर जिसका नाम थाइनोस होता है। वो जब म्योंगी को वहां देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि थाइनोस ने भी उसके कहने पर उस कॉइन में काफी सारे पैसे लगा दिए थे। लेकिन इस टाइम पर म्योंगी की हालत भी काफी खराब थी क्योंकि उसके भी सभी पैसे डूब चुके थे, जिस वजह से वो घर वापस नहीं जा सकता था। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था और तभी हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इस गेम को खेलने आई थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। वहीं कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के बाद सभी प्लेयर अपनी फोटो खिंचवाने आते हैं और तभी हम देखते हैं कि थाइनोस जो कि कोरिया का काफी फेमस रैपर होता है, इसलिए सभी लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। लेकिन गेम के रूल्स के मुताबिक एक बार में सिर्फ एक ही प्लेयर फोटो खिंचवा सकता है।
इसलिए अब सभी प्लेयर एक एक करके अपनी फोटो खिंचवाने लगते हैं। जिसके बाद सभी प्लेयर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी सियोंग को वहां अपना पुराना दोस्त चोंगबे मिलता है, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। और तभी चोंगबे सियोंग से कहता है कि तुम 3 साल से कहाँ थे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियोंग उससे कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें हर वक्त मेरे पीछे रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स फर्स्ट गेम खेलने के लिए उस बड़े से ग्राउंड में आते हैं और तभी वो सभी उस बड़ी सी डॉल को देखते हैं और ये सोचते हैं कि उनका अगला फर्स्ट गेम क्या होने वाला है। लेकिन सियोंग जो कि यहाँ पहले भी आ चुका था, इसलिए उसे पता था कि उनका फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होने वाला है। और अब सियोंग ये सोचता है कि वो इस गेम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो कि उस ट्रैकर की मदद से उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां स्क्विड गेम वाले सियोंग को लेकर गए थे। और काफी ज्यादा आगे आने के बाद वो सभी एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और तभी ली वहां एक आदमी को देखता है जिसके पास से उन्हें ट्रैकर का वो सिग्नल मिल रहा था। और ली जैसे ही उस आदमी के पास जाकर चेक करता है कि तभी उन्हें वहां वो ट्रैकर मिल जाता है, जिसे देखने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि जब स्क्विड गेम वाले सियोंग को लेकर जा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने उसके दांत से ये ट्रैकर निकाल दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ सियोंग भी ये सोच रहा था कि उसके साथी अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। और तभी वो अपने ट्रैकर वाले दांत को निकालकर देखता है, जिसे देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उस दांत में तो ट्रैकर था ही नहीं। और तभी सियोंग सभी प्लेयर्स के सामने आता है और उनसे कहता है कि ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है, अगर तुम इसमें एलिमिनेट हुए तो मारे जाओगे, क्योंकि उस डॉल में मोशन डिटेक्टर सेंसर लगे हैं जिससे जो भी प्लेयर हिलता हुआ पाया गया वो उसे एलिमिनेट कर देगी और स्नाइपर उस प्लेयर को शूट करके मार देंगे। इसलिए जब भी मैं स्टैचू बोलूंगा उस टाइम पर सभी को रुक जाना है। जिसके बाद गेम की शुरुआत होती है और डॉल जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी सियोंग सभी से कहता है स्टैचू कोई भी नहीं हिलेगा। और अब इसी तरह सभी लोग सियोंग की बात मानकर बिना हिले आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं फ्रंट मैन भी ये सब देख रहा था कि कैसे सियोंग सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी कुछ प्लेयर्स को लगता है कि सियोंग उन्हें पागल बना रहा है, इसलिए वो गलती से हिल जाते हैं। और डॉल जैसे ही उन्हें डिटेक्ट करती है कि तभी स्नाइपर उन्हें शूट करके मारने लगते हैं। और इन्हीं स्नाइपर में शामिल होती है नंबर 11 यानी कि नायोन, जो कि यहाँ एक सोल्जर के तौर पर आई थी। वहीं सियोंग अपने मुंह पर हाथ रखकर सभी से कहता है कि हिलो मत, अगर हिलोगे तो मारे जाओगे। और अब क्योंकि सभी प्लेयर ये समझ गए थे कि सियोंग सही बोल रहा था, इसलिए अब सभी प्लेयर सियोंग को फॉलो करने लगते हैं। और तभी सियोंग सभी को एक लाइन में आने के लिए बोलता है जिससे डॉल उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी हम थाइनोस को देखते हैं जो कि नशे की गोली खाकर अपने सामने वाले प्लेयर्स को धक्का दे देता है, जिससे और भी काफी सारे प्लेयर मारे जाते हैं। और अब इन सभी प्लेयर्स के पास टाइम काफी कम बचा था, इसलिए सभी प्लेयर तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक प्लेयर सियोंग से मदद मांगता है जिसके पैर पर गोली लगी थी। और तभी सियोंग देखता है कि टाइम खत्म होने वाला है और कहीं ये प्लेयर मारा न जाए, इसलिए वो किसी तरह टाइम खत्म होने से पहले ही उसे फिनिश लाइन पार करवा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नंबर 11 उस प्लेयर को शूट करके मार देती है, क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को मरना होता है। जिसके बाद हम जुनहो को देखते हैं जो कि अब ये सोच रहा था कि वो कैसे अब उस हिडन आइलैंड को ढूंढेगा। वहीं हम सभी प्लेयर्स को देखते हैं जो कि उस बड़े से हॉल में वापस आ चुके थे और इस टाइम पर अब सभी प्लेयर काफी ज्यादा डर गए थे। जिसके बाद गार्ड्स उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि गेम के नए रूल्स के मुताबिक हर गेम के बाद वोटिंग की जाएगी कि आगे खेलना है या नहीं। वहीं फर्स्ट गेम कंप्लीट होने के बाद 456 में से 365 प्लेयर ही जिंदा बचे थे और जो प्लेयर एलिमिनेट हो गए थे उनके पैसे उस पिगी बैंक में डाल दिए जाते हैं। जिसके बाद गार्ड्स उनसे कहता है कि अगर आप गेम आगे नहीं खेलना चाहते तो ये सारे पैसे सभी 365 प्लेयर में बराबर बांट दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप सभी गेम कंप्लीट कर लेते हो तो आप पूरे 45.6 बिलियन वॉन यहाँ से जीत कर ले जा सकते हो। वही ये सुनकर सियोंग सभी से कहता है
कि मैं ये गेम पहले खेल चुका हूँ और अगर ये गेम हमने अभी नहीं रोका तो और भी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी थाइनोस सियोंग से कहता है कि अगर तुम ये गेम पहले खेल चुके हो तो हम सभी तुम्हारी मदद से ये गेम जीत सकते हैं। जिस पर सियोंग उनसे कहता है कि 45.6 बिलियन वॉन उसे ही मिलेंगे जो इस गेम में आखिरी तक जिंदा रहेगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद वोटिंग शुरू होती है जहां कुछ लोग एक्स को चुनते हैं जो ये गेम नहीं खेलना चाहते और कुछ लोग ओ को चुनते हैं जो ये गेम खेलना चाहते हैं। और इसी तरह वोटिंग आगे बढ़ती है जिसमें एक टाइम पर दोनों टीमों की वोटिंग बराबर पहुंच जाती है और अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचा था, यानी कि नंबर 1, जो कि ओ बटन को दबाता है, जिससे गेम अभी भी चालू रहेगी। वहीं ये देखकर ओ वोटिंग वाले प्लेयर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ से 45.6 बिलियन वॉन जीत कर ले जा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि फ्रंटमैन ही होता है। और इसी के साथ इस सीरीज के ये 3 एपिसोड यही खत्म हो जाते हैं। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग सीरीज के साथ। थैंक यू।